अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज इमरान खान साहब ने जो जेल में दौरान ट्रायल गुफ्तगू की, वो कुछ ज़राए से सामने आई और उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उससे मुतल्लिक़ आगाह किया। तो इमरान खान साहब ने इस गुफ्तगू में क्या अहम बातें की वो आपको बताएंगे। फिर साथ ही साथ उन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र किस बात की थी, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसकी तरफ से भी अब एहतजाज की अनाउंसमेंट की जा रही है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब जो 5 अगस्त वाला एहतजाज है, वो सिर्फ पीटीआई का एहतजाज नहीं होगा, बल्कि उसमें जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बाकी जमातें हैं वो भी साथ होंगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कुछ ट्वीट्स किए और फिर उसके बाद जवाबी ट्वीट्स आए अली अमीन के भाई फैसल अमीन की तरफ से। तो ये आमने सामने क्यों हैं, किस बात पर हैं और इसकी रीजंस क्या हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब आपको ये भी बताएंगे कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब, जो कि एक मुतनाज़े किस्म के सेनेटर बने हैं, यानी पीटीआई वाले तो उनको ऑन कर रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई के वर्कर सोशल मीडिया है वो उनको ऑन नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने हल्फ उठाते साथ ही आज क्या गैर मामूली बातें की हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू से। तो खान साहब का जी आज तोशा खाना 2 जो केस है उसमें जेल ट्रायल था। उनकी फैमिली को तो अंदर नहीं जाने दिया गया, उनके जो मेन लॉयर्स थे वो भी अंदर नहीं जा सके और मीडिया के भी बहुत से आम नुमाइंदों को अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन चंद एक लोग अंदर जा सके, ज़ाहिर है ट्रायल जो होना था, तो वकला में से भी 1-2 लोग जा सके और फिर कुछ 1-2 सहाफ़ी शायद या सहाफ़ी नुमा कुछ लोग चले गए। लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह से जेल ट्रायल जो हुआ उसके अंदर इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ कुछ बातें ज़रूर सामने आई हैं जो उन्होंने इस दौरान गुफ्तगू की। तो इमरान खान साहब ने जी 2-3 बातें वाज़ेह तौर पर कही हैं। एक तो जी उन्होंने कहा है कि कासिम और सुलेमान जो हैं, इनके हवाले से हिदायत जारी की हैं कि जेल में जो उनके साथ सलूक रवा है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कैदियों की हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है और जो उनके साथ एक इंसानियत सोज किस्म का सलूक है जो जेल में इस वक्त रखा जा रहा है, उसके ऊपर वो बहुत बरहम थे। और उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान इस हवाले से आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएँ। इससे पहले भी ये बात एक दफ़ा हो चुकी है कि जी इंटरनेशनल फोरम्स पर इमरान खान साहब का जो केस है उसको लेकर जाया जाएगा। उसमें यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग ग्रुप की हद तक तो हमने देखा कि एक रिपोर्ट भी तैयार हुई, उस पर बात भी हुई, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ तक बहरहाल बात नहीं गई थी। लेकिन अब इमरान खान साहब ने अपने दोनों साहबजादों को ये हिदायत जारी की हैं कि वो इस मामले को इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में भी लेके जाएं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा जो इमरान खान साहब ने एक अहम ऐलान आज किया, उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो है हालात, उसमें ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ नाफिज है, बल्कि इसको मार्शल लॉ भी नहीं, इसको आसिम लॉ कहेंगे, क्योंकि मार्शल लॉ में भी कुछ ना कुछ लॉ तो होता है। तो उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त जो है ये आसिम लॉ मुल्क के अंदर चल रहा है। और फिर उन्होंने जो 26वीं तरमीम के बाद अदालतों की सूरत हाल है उसके हवाले से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो ओवरऑल इस वक्त मुल्क का हाल इन्होंने तबाह हाल कर दिया है, ये बेसिकली एक डफर डाकू अलायंस है। तो डीडीए इमरान खान साहब ने नाम दिया इस पूरी रजीम को और कहते हैं कि ये डफर डाकू अलायंस है। अब इसमें डाकू कौन है, डफर कौन है, ये अब आप खुद समझ लें। बहरहाल वो ये कहते हैं कि ये डफर डाकू अलायंस है और इसने जो मुल्क है उसकी इकॉनमी भी तबाह की है और ओवरऑल इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो सब आपके सामने, जो रूल ऑफ लॉ के साथ इन्होंने किया है, जो आइन के साथ इन्होंने किया है। तो ये सारी इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी। लेकिन चंद एक बातें जो और रिपोर्ट हुई वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो जी इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से कहा है कि तहरीक चलाने की तैयारी को और तेज़ किया जाए। अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो इस सिलसिले में आगे बढ़ें और अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाएं और भरपूर तरीके से तहरीक जो है उसका आगाज़ करें। तो ये इमरान खान साहब की हिदायत है। अब फिर वही बात है कि वही चेहरे हैं जिनको पहले भी इमरान खान साहब कहते रहे हैं, लेकिन जो पहले एहतजाज हमने देखे उसमें जो कुछ रहा और जो अभी एहतजाज के हवाले से इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों की तरफ से कोई हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। बल्कि बाकी लोग फिर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से अभी ज़ाहिर कोई ना तो स्ट्रेटजी सामने आई है और ना ही कोई इन्होंने अनाउंसमेंट की है। तो ये जो एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब इन्हीं को ही
कह रहे हैं कि जी आपने इसके ऊपर भरपूर तहरीक चलाने का आगाज़ करना है। देखते हैं जी कब तक आगाज़ होता है। मेरा ख्याल है कि एक वजह ये भी है कि अभी तक इन्होंने जो तहरीक शुरू नहीं की, कि अगर अभी से ये जलसे जुलूस रैलियाँ और ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर फौरी तौर पर गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो जाएगा, और फिर जो 5 अगस्त की तारीख बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उससे पहले ही मोमेंटम जो है वो टूट ना जाए, या आप यूँ कह लें कि उससे पहले ही सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि जो एहतजाज है वो डिफ्यूज़ हो जाए। तो इस वजह से इसको ज़रा वो लेट स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि उस वक्त यानी 5 अगस्त तक जो तहरीक है वो अपने पीक पर हो और हुकूमत जो है उसको पहले ही क्रैकडाउन से ख़त्म ना कर दे। तो मेरा अंदाज़ा है कि ये बिल्कुल जो अगस्त का फर्स्ट वीक है उसमें आपको कुछ एक्टिविटीज़ होना शुरू नज़र आएंगी, और एग्जैक्टली जो आप कहते हैं कि जो पीक होगा वो फिर आखिर में 4, 5, 6 अगस्त जो है वो उसमें आपको नज़र आ सकता है। इसको जानबूझ के भी इसलिए कुछ टाइम दिया गया है कि उससे पहले मुमकिन है कि कासिम और सुलेमान भी पहुंच जाएं, तो और ज़्यादा उस जो तहरीक का मोमेंटम है वो उसमें जान पड़ जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इमरान खान साहब ने आज किस चीज़ का ख़ास तौर पर जिक्र किया और पूछा। ये बड़ी दिलचस्प बात है जो रिपोर्ट हुई है कि जी इमरान खान साहब ने आज दौरान समात, जब बड़ा एक टेंस सा माहौल होता है ऑफ कोर्स, और नॉर्मल अदालत की तरह तो नहीं चल रही होती अदालती कार्रवाई, लेकिन इमरान खान साहब कितने इसके बावजूद आसाबी तौर पर मजबूत हैं, इसका अंदाज़ा आप लगाइए कि आज ये पता चला कि इमरान खान साहब ने अचानक ही ये बात पूछी कि जनाब वो इंग्लैंड और इंडिया का एक मैच था, टेस्ट मैच, उसकी क्या पोजीशन है इस वक्त, उसका क्या बना। तो चूँकि इस वक्त उन्हें टीवी और अखबारात मैसर नहीं है, तो वो जो क्रिकेट सीरीज़ कोई देख रहे होंगे उससे वज़ाहिर लाइल्म थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि इन दिनों में कोई मैच इस वक्त होना है। तो उन्होंने जो वहाँ पे मौजूद थे हाजरीन उनसे सवाल किया कि किसी को पता है वो मैच का इस वक्त क्या बना है, और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शायद किसी को भी उस मैच का नहीं पता था कि क्या पोजीशन है और क्या स्कोर है या क्या उसकी इस वक्त जो है वो अपडेट्स हैं, लेकिन इस बात पे भी सब हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि भाई ये बंदा जो है ये क्या बंदा है। अनबिलीवेबल इस तरह के आसाब हैं कि जब आप इतना अरसा आइसोलेशन में होते हैं और आपके पास बुनियादी हुकूक तक नहीं है, बुनियादी सहूलतें, बुनियादी ज़रूरियात आपकी पूरी नहीं हो रही होती, तो ऐसे में आप कितना मेंटली कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड के हैं कि इस तरह की सिचुएशन में भी ना सिर्फ ये कि वो अपने नर्व्स को कंट्रोल रखते हैं, बल्कि वो हल्की फुल्की तफरीह भी कर रहे होते हैं। इससे पहले भी कई दफ़ा ये बातें रिपोर्ट हुई हैं कि जो जेल ट्रायल में सहाफ़ी जाते रहे हैं या इस तरह, तो वो बताते रहे हैं कि कभी ना कभी लाइटर नोट पे वो कोई बड़ी मज़ेदार दिलचस्प बातें कर देते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि जब आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो अगर बरकरार है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप मेंटली उस तरह से डिप्रेस्ड नहीं हैं। तो ये काफ़ी मेरे लिए भी हैरान कुन और दिलचस्प बात है कि आप जब इतनी सख्त जेल काट रहे हों, उसके बावजूद भी आप इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग हों कि आप जो है वो मैच में क्या हो रहा है उसके अंदर आप इंटरेस्टेड होंगे, जी मैच की पोजीशन उनको बताई जाए। इससे एक बात ज़ाहिर है ये भी पता लगती है कि इमरान खान साहब चाहे जितनी भी एज उनकी हो जाए और वो प्रैक्टिकली भले क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन क्रिकेट भी उनके अंदर से जाती नहीं है। क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट जो है वो अभी तक बरकरार है हर तरह के हालात और इतनी क्रिकेट से दूरी के बावजूद भी, कि इस तरह के हालात के बावजूद भी उनको क्रिकेट मैच की जो है वो एक दिलचस्पी बाकी है। तो ये काफ़ी मेरे लिए इंटरेस्टिंग था जानना। बहरहाल जी कासिम और सुलेमान साहब आज काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि कासिम और सुलेमान ने जो गुज़श्ता रात मुलाकातें की मुख्तलिफ़ कांग्रेसमैन से, पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये हुकूमत कुछ खामोश है, उसके ऊपर कोई बात नहीं ज़्यादा कर रहे थे ये लोग, लेकिन अब लग रहा है कि अब ये अंडर प्रेशर आने की वजह से है, या ये जो एक इनकी रिवायती आपको नेगेटिविटी नज़र आती है कि पर्सनल अटैक्स शुरू कर दो और घटिया जुमलेबाजी शुरू कर दो, तो ये शायद उस पे उतर आए हैं। अब वजह जो भी है, लेकिन आज इनकी तरफ से बहुत सीवियर किस्म के अटैक्स जो हैं वो कासिम और सुलेमान पे किए गए। और वजह क्या थी जी कि जी कासिम और सुलेमान जो हैं इनसे मिल रहे हैं, ये तो जी इसराइली के हामी कांग्रेसमैन हैं। और दूसरा अटैक क्या कर रहे हैं कि जी ये जो कासिम और सुलेमान ने जो खाना खाया उसकी एक फ़ोटो आई हुई थी, उनकी प्लेट में देखा जा सकता है कि कुछ पिंक सा गोश्त जो है वो वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी ये सूअर का गोश्त है और कासिम और सुलेमान जो हैं वो सूअर का गोश्त खा रहे हैं। और इसके ऊपर जो है उन्होंने इनके कुछ अकाउंट्स ने शुरू की गुफ्तगू करना, और उसके बाद इवन अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा जो कि सूबाई मिनिस्टर हैं
उनका आप लेवल चेक कीजिए कि आप एक प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं और आप इस लेवल पर आकर जो है चीज़ों के ऊपर बात कर रही हैं, तो वो काफ़ी वैसे मुझे तो अब हैरानी नहीं होती, लेकिन ये कि जाहिर है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि जो आपके मिनिस्टर लेवल के लोग हैं वो आके जो है इस तरह की चीज़ों पे बात कर रहे हो। तो उन्होंने भी आके इस पे बात की कि तंज करने की कोशिश की कि जी अच्छा रियासत मदीना के दावेदार थे और जनाब बच्चे इनके हराम खा रहे हैं और इस तरह की बात है, तौबा तौबा, और इस टाइप की उन्होंने तंज और ताने करने की कोशिश की। लेकिन ये कुछ अकाउंट्स की तरफ से मुसलसल बात शुरू हो गई और उसके बाद फिर पीटीआई सोशल मीडिया और पीटीआई के जो हामी मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से इसके ऊपर फिर जवाब आना शुरू हुआ और हर कोई उन्हें बताने लगा कि ये जो पिंक गोश्त है ये बेसिकली रोस्टेड बीफ हो सकता है, और कुछ लोगों ने कहा कि ये मुख्तलिफ बीफ या चिकन के स्ट्रिप्स होते हैं उसका भी इस तरह के स्लाइस हो सकते हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। वो देखने में ऐसे ही लगता है कि जैसे पोर्क है, लेकिन वो पोर्क नहीं होता, उसका बीफ को भी इस स्टाइल में जो है वो बनाया जाता है। तो इस तरह वो मुख्तलिफ जो एक्सप्लेनेशंस थी वो सामने आने लगी और इवन कुछ लोगों ने तो ग्रॉक को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया और उससे भी पूछा कि जी इस प्लेट में कौन सा गोश्त है, तो उसके ऊपर भी बताएं। और ये वो मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा था कि आप अंदाज़ा लगाइए आपकी मेंटालिटी क्या है कि अब आप लोगों की प्लेटों में झांकेंगे कि जी वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, कोई वो किस स्टाइल में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी बात हो रही कि देखे जी ये टांग पे टांग रख के इस तरह बैठे हुए हैं, ये तो फॉर्मल सिटिंग का स्टाइल ही नहीं है और ये इनको एटिकेट्स नहीं है। तो इस तरह की भी तनकीद उनके ऊपर शुरू हुई थी। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि आप इमरान खान साहब के बच्चों के ऊपर महज इसलिए इस तरह की लो लेवल की बातें करना शुरू हो जाएं कि इसलिए कि जी वो आपको पता है कि वो मुलाकातें कर रहे हैं, उनका प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, तो आप इस तरह की सिचुएशन में आ जाएं। और अगर इवन नहीं भी आ रहा हो ना, तो तब भी इनकी ये आदत है। वो इसकी वजह ये है कि जमाइमा खान साहिबा वो तो अब कोई उस वक्त कोई तहरीक तो नहीं चला रही थी, ना वो कोई प्रेशर लेके आ रही थी हुकूमत के ऊपर, लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब को जिच करने के लिए उनकी अहलिया के ऊपर भी इस तरह के रकीक हमले किए कि वो जिच हो जाएं, वो तंग पड़ जाएं, वो अपना ईमान साबित करते करते थक जाएं कि जी वो वाकई मुस्लिम हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी, और वो क्या खाती हैं, वो क्या पहनती हैं, और हर एक उनके मामले के ऊपर इस कदर तनकीद, इस कदर जुमलेबाजी कि इंसान जो, बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि जो कोई अगर मुसलमान कन्वर्ट हुआ है तो उसको तो आपको ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए कि ताकि वो खुश हो के यार मैंने एक अच्छा रिलीजन जो है वो ऑप्ट कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ कितने अफसोस की बात है कि हम जो पैदाइशी मुसलमान होते हैं, हम उतने अच्छे, हमारे अंदर वो माजरत के साथ हमारी वो खुसूसियात नहीं होती। हम रज के बेईमान लोग हैं, हम रज के झूठे लोग हैं, हम रज के पौन देखने वाली कौम है, और फिर हम दूसरों को जज करने बैठ जाएं कि जी इसका ईमान ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये हमारी हालत है। हम अपने घरों में अपनी औरतों के साथ क्या करते हैं, हम किस तरह हराम खाते हैं, हम गरीबों मस्कीनों का हराम माल खा जाते हैं, इसके ऊपर हमें कोई खुदा का खौफ नहीं आता। लेकिन हम दूसरे को ईमान को जज करने के लिए कितने तेज़ हैं कि हम ये भी देख रहे हैं कि उसकी प्लेट में हराम का गोश्त है या हलाल का गोश्त है, हम वो भी किसी तरह जज कर लें। मैं तो कहती हूँ कि बेशक अंग्रेज़ हराम भी खाते हों, लेकिन उनके अंदर फिर भी कोई ना कोई इंसानियत भी आपको नज़र आ जाएगी, कोई उनमें ईमानदारी आपको नज़र आ जाएगी। हम लोग कलमा ज़रूर पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम में कोई अच्छी बात इस्लाम वाली है नहीं, क्योंकि जो तालीमात है इस्लाम की अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे तो फिर कलमा पढ़ लेने से आप खाली मुसलमान नहीं हो जाते। बहरहाल हमारे यहाँ आपको पता है इस सारी जो आज सारा दिन बहस चली है, इसका मकसद तो महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग था, उसके अलावा और क्या हो सकता था। लेकिन आज मैं ये सोच ज़रूर रही थी कि जुमाइमा फिर किस तरह के हालात से गुजरी होंगी, और इसी वजह से वो इतनी मजबूर हो गई कि वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर थी, और उन्होंने कहा कि भले मुझे अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करनी पड़े लेकिन मैं इस मुल्क में नहीं रह सकती। क्योंकि बुनियादी तौर पर वो यही कहती थी इमरान खान साहब से कि आप मेरे साथ चलें और उधर जाके हम रह लें, और उसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं थे। तो ये जो सारे हालात थे उनके लिए इस तरह के बना दिए गए, इवन उनके ऊपर फिर एक केस तक बना दिया गया था। तो ये वो सारी सिचुएशंस थी। और आज अगर कासिम और सुलेमान आते हैं तो मुझे लगता है कि ये इसी तरह से मिलती जुलती सिचुएशंस शायद उन्हें फेस करनी पड़े जब से वो आएंगे कि वो बोल कैसे रहे हैं, उन्होंने ये अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं ठीक से बोल दिया, उन्होंने बिस्मिल्लाह ठीक से पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। तो हर कोई उनको हर लिहाज से जज कर रहा होगा कि उन्होंने ये क्यों नहीं पहना, उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने, उन्होंने ऐसे क्यों देखा, वो फलां के साथ ऐसे क्यों खड़े थे, और वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही एक पैथेटिक
पैथेटिक किस्म की हमारी सोच है लो लेवल की। और उसके बाद फिर एक ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू होता है कि जब आपने उनके ऊपर अटैक शुरू किए तो फिर वो भी कब बाज आने वाले हैं। वो फिर निकाल के कभी लो लेवल के अटैक कर रहे थे, मरियम के ऊपर भी, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी, मुख्तलिफ, फिर उनके हाथ भी जो लगा उन्होंने भी फिर गंद उछाला। तो क्या फ़ायदा हुआ इस तरह के गंद उछालने का कि उल्टा आपके लीडरशिप के ऊपर भी वो गंद उछाला गया और फिर उसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी ट्विटर पे जो था वो देखने में आया। तो कहने का मकसद ये है कि आप सियासत करें, नज़रियात पे बात करें, ठीक है, इख्तलाफ सियासी हो सकते हैं, लेकिन इस हद तक लो लेवल्स पे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पर फिर आपकी अपनी भी दामन जो है वो महफूज ना रहें। तो ये सूरत हाल रही। बहरहाल आज जी अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी उसके तनाजुर में उन्होंने कहा कि जी ये फैसला हुआ है कि हमारे सूबे में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा हमारी इजाज़त के बगैर। और साथ ही उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और उन्होंने इसके ऊपर आज बड़े तहलका खेज़ इंकशाफ भी किए। उन्होंने कहा कि हम दहशत गर्दों को पकड़ते हैं तो MI और जो एजेंसीज़ के लोग हैं वो आ जाते हैं उन्हें छुड़वाने के लिए और वो कहते हैं कि ये तो हमारे काम आते हैं लोग, तो आप इनको छोड़ दें। तो भाई ये गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो फ़र्क है ये अब आपको ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी आप को अगर इतने ही ये काम आपके आते हैं तो उन्हें भर्ती कर लें। तो बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अली अमीन की तरफ से जो उन्होंने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो तनकीद जो इमरान खान साहब के हवाले से डायरेक्शंस थी कि ड्रोन अटैक के ऊपर FIR कटवाएं, वो तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर ऐलान किया कि जी नहीं होंगे। लेकिन ये बात तो वो पहले भी कह चुके हैं, उससे रुके तो नहीं, ड्रोन अटैक्स तो फिर भी हुए हैं। अच्छा, जो दिलचस्प बात है वो ये भी है कि इससे पहले मुख्तलिफ जो हुकूमती मौक़िफ़ आए हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने तो कभी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं की वहाँ पे। लेकिन आज जब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की कि ड्रोन अटैक नहीं होंगे, तो उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने उनके इस स्टेटमेंट को कोट करते हुए ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दहशत गर्दों के खिलाफ हर तरह के वसाइल इस्तेमाल होंगे। तो ये सीधा सीधा उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की बात को रिजेक्ट करते हुए ये पैगाम दिया कि जनाब जो हम समझेंगे बेहतर हम उसी तरह से ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि अब मोहसिन नकवी साहब आपको बड़े प्यारे होंगे, आपके बड़े अजीज़ होंगे, लेकिन उन्हें हमारे सूबे का कुछ नहीं पता, इसलिए वो हमारे सूबे के हवाले से फ़ैसले नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये जब तंज़ किया तो फिर आज मोहसिन नकवी साहब भी थोड़े मैदान में आए हुए थे। उन्होंने पहले तो ये ड्रोन के ऊपर इस तरह का जवाब दिया और फिर उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और कहा कि ये भी बताना चाहिए कि वो कौन सा खैबर पख्तूनख्वा का आला ओहदेदार है जो डेरा इस्माइल खान में बाकायदा तालिबान को भत्ता देता है। अब जाहिर सी बात है डेरा इस्माइल खान की बात हो रही है तो उनका इशारा किसकी तरफ हो सकता था। तो ये ऐसा लगा कि उन्होंने जानबूझ के अली अमीन गंडापुर साहब को जो है अंडर प्रेशर लाने के लिए ये डायरेक्ट बात की। अब इसके ऊपर हालांकि क्वेश्चन तो उनसे ज़्यादा बनेंगे कि भाई अगर आपको इतना ही पता है तो आप यहाँ खामोश क्यों बैठे हुए हैं, फिर आप कार्रवाई करें, जो भत्ता ले रहे हैं उनके खिलाफ भी और जो भत्ता दे रहे हैं उनके खिलाफ भी। तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे की वीक पॉइंट्स आप पकड़ के बैठे हुए हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप ज़रा टाइट कर दें और इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स दे दें। तो ये किस तरह की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो बहरहाल इस पर यूँ लग रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब आमने सामने आ गए हैं और जो फैसल अमीन साहब हैं वो भी फिर मोहसिन नकवी साहब की ट्वीट्स के जवाब में ट्वीट्स कर रहे थे कि जनाब आप बताएं कि फ़लाँ जो इस्लामाबाद में हैं उन्होंने उसमें कितने पैसे बनाए और ये किया और वो किया। तो ये अब सिलसिला चल पड़ा। अब ये क्या सिर्फ नूरा कुश्ती है एक दूसरे को दिखाने के लिए अवाम को कि जी हम एक यानी जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर अवाम के साथ खड़े हैं, तो अली अमीन इस तरह कर रहे हैं या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वाकईतन उनके साथ कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई इख्तलाफ हो गया इतना सीवियर कि उसके ऊपर ये अब आमने सामने आके पब्लिकली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो बहरहाल वजह जो भी है, लेकिन ये जो दो अहम लोग हैं जिनके बारे में तासुर ये आता है कि जी ये दोनों ही कोई इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आमने सामने नज़र आ रहे हैं। मैं वैसे ये ज़रूर आज देख रही थी कि आज मोहसिन नकवी इस तरह की बात कर रहे थे, अली अमीन ने भी आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारी की, लेकिन अब अली अमीन को लोग इतना उनके अपने लोग उनसे इतना खफा से हो गए हैं या फासले पर आ गए हैं कि वो उस तरह से अली अमीन के मामले पर उन्हें डिफेंड नहीं कर रहे होते। इवन जो बजट भी आया
उसके ऊपर उन्होंने कोई उनको डिफेंड नहीं किया कि जी बड़ा अच्छा बजट है या कि ये तूफ़ानी किस्म के उन्होंने मंसूबे शुरू कर दिए हैं या कुछ। तो वो अली अमीन से इस बात पे नाराज़ हैं कि उन्होंने उन्हें ये लगता है कि इमरान खान की हिदायत पर अली अमीन उस तरह से अमल नहीं कर रहे। तो इसी वजह से शकूक व शुबहात की वजह से जब अली अमीन के ऊपर कोई क्वेश्चन भी आते हैं या कोई तनकीद भी होती है तो वो सोशल मीडिया उस तरह उनकी दिफा के लिए हमें डिफेंस लाइन में नज़र नहीं आ रहा होता जो PTI का सोशल मीडिया है। तो बहरहाल जी ये भी आज काफ़ी चलती रही। बाकी आज अलीमा खान साहिबा और उनकी बाकी दोनों बहनें बलूचिस्तान से आई ख़वातीन के धरने में पहुंची, उनसे गुफ्तगू की जो लापता अफराद के लिए धरना लगा हुआ है। तो उन्होंने इस पे बात की बिल्कुल कि जी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब तो वैसे मुल्क में कहीं पे भी किसी को भी उठा लिया जाता है, तो सिर्फ बलूचिस्तान तक ये मसला महदूद नहीं रह गया। लेकिन असल बात यह है कि जब भी कोई अपोजिशन में होता है, जब खुद कोई तकलीफ़ में होता है तो उन्हें तो ज़रूर बलोचों का एहसास हो रहा होता है। लेकिन जब यही लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर उस वक्त इस मसले के ऊपर क्यों कोई पेशरफ नहीं होती। ये मामला हमने मरीम नवाज़ साहिबा के लिए भी देखा, जो अपोजिशन में थी तो ख़ुद जाके धरने में बैठ गई थी, लेकिन अब उनके मुंह से कभी बलोचों का नाम नहीं आया। नवाज़ शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन आज उन्हें कोई बलूचिस्तान का दर्द नहीं जाग रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब लोग भी समझते हैं कि कुछ इशूज़ ऐसे हैं कि जो अपोजिशन के में होते हुए आपको जाहिर है कि आप उस पर बात भी करते हैं और आपको पता होता है कि उन पे हाईलाइट करने पे इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव आता है या वो अनॉय होते हैं, तो उस वक्त तो आप ये बातें करते हैं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर आप उनके साथ चूँकि सेट होते हैं, उन्हें आप नाराज़ नहीं करना चाहते, तो उस वक्त फिर है आप इन चीज़ों के ऊपर नज़रअंदाज करते हैं और उस तरह से बात नहीं करते। तो आखिर में सिर्फ जी एक बात मैं और आपको स्टोरी बता दूँ कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो नए नए सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने हलफ उठा लिया है। बाकी भी जो इनके मुराद सईद के अलावा सेनेटर्स थे उन्होंने हलफ उठा लिए, बड़े नारेबाजी भी की इमरान खान के हक़ में। हलफ उठाने के बाद मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने जब हलफ उठाया तो उसके बाद उन्होंने 804 का हाथों से इशारा भी किया और अपनी बड़ी उनके साथ लॉयल्टी दिखाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो इम्पॉर्टेंट भी है। उन्होंने कहा कि जी ये जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ है, इसमें तो जो सेनेट था ये पूरा ही नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के तो 11 सेनेटर्स इसमें शामिल ही नहीं थे, तो ये तो है ही कानूनी काम नहीं है। तो ये किस तरह से आपने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है ये मंजूर कर लिए। तो हम इसको बिल्कुल चैलेंज करेंगे और हम इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। अब आपको मैं याद दिला दूं कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब इससे पहले भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं और जब उस वक्त भी ये डिप्टी चेयरमैन बने थे तो इनके नंबर्स पूरे नहीं थे, लेकिन नंबर्स पूरे करवाने वालों ने नंबर पूरे करवा दिए थे और उनको डिप्टी चेयरमैन बना दिया था। अब एक दफ़ा फिर हलफ उठाते ही उनका इस तरफ इशारा ये काफ़ी मेरा ख्याल है मानी खेज़ है और इस तरफ इशारा ये साबित कर रहा है कि लगता है कि उनकी नज़र एक दफ़ा फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के ऊपर है और उन्होंने इसका एक इंदिया जो है वो तहरीक अदम एतमाद की सूरत में दे भी दिया है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि वाकई इसको कामयाबी मिलती है या नहीं, लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग है ये जो मूव है। अगर इस तरह की कुछ होती है तो देखेंगे कि क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।